हम बात करते हैं, तो आपके ग्रेट लेक्स वाला जो इलाका है, उस ग्रेट लेक्स वाले इलाके में आपको यहाँ पर देखिए, हमने जितने भी जो कोयले पड़े या विभिन्न लौह इस्पात उद्योग का अंतर्गत देखा था, तो इसके आसपास का सुपीरियर लेक के आसपास के क्षेत्र से तो हमें क्या मिलता है, लौह और लौह अयस्क के बारे में, या विभिन्न जो रॉ मटेरियल है आयरन का, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। फिर हमने बात की थी कि हमें कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोयला जो मिलता है वो अपरेशन माउंटेन से मिलता है। यूएसए का जितना भी जो कोयला होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। लोहे और कोयले के बीच का ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वहां पर एक एक इंडस्ट्रियल रीजन स्थापित हो रखा है। तो उस इंडस्ट्रियल रीजन को हम कई 8 से 9 भागों के अंतर्गत डिवाइड करेंगे और उसका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे कि जो ये इंडस्ट्रियल रीजन है, इसकी क्या विशेषता है, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इस क्षेत्र को, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है वो हम सीधा पहुंचेंगे जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी का रूर प्रदेश, जर्मनी के अंतर्गत एक कोयले का बेल्ट है जिसे रुहुर कहते हैं। तो रूर जो प्रदेश है, उस रूर प्रदेश में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, वो इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है वो किस प्रकार से विकसित हुआ है, या फिर वहां पर कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो जो जर्मनी है, उस जर्मनी के अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सा उद्योग, और वहां पर उस उद्योग के स्थापित होने के पीछे क्या कारण है। तो जर्मनी का रूर प्रदेश, एक तो जर्मनी का रूर प्रदेश पढ़ना है, एक हो गया महान झील प्रदेश ग्रेट लेक्स रीजन, और तीसरा जो रीजन है जो हमें पढ़ना है यहाँ पर इस के अंतर्गत, वो है आपका जापान। जापान को हम उसका अलग होक्काइडो होन्शु, देखिएगा इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था आपका, हो हो शिकु, हो शिकु, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु, ये चार जो है मिलकर पूरे जापान का निर्माण करते हैं। तो इस जापान के इन चारों भागों में निर्माण उद्योग किस प्रकार से स्थापित हुआ है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये चार रीजन है, उस चार रीजन में से सबसे पहले जो रीजन जो स्टार्ट होता है वो है आपका महान झील प्रदेश। तो महान झील प्रदेश को आज हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का महान झील जो प्रदेश है वो किस प्रकार से स्थापित हुआ, क्या इसकी विशेषता है, पूरा का पूरा। क्योंकि हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर्स के अगर पेपर्स को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पेपर्स होते हैं उस पेपर्स में एक न एक बार आपको इस प्रकार का पेपर, या फिर कह सकते हैं कि ये सवाल आपको रिपीट करने को देखने को मिलता है। हम ये फॉर्म पढ़ रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारे दे रखे होंगे, हम पढ़ते हैं। देखिएगा ज्यादातर तो ये महान झील क्षेत्र के आसपास का ही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरा रीजन ये है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश है, यानी इंडस्ट्रियल के मामले में सबसे बेहतरीन राष्ट्रों के अंतर्गत माना जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के जितने भी दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका और तथा दक्षिण अमेरिका की बात करें, इसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड क्यों कहा जाता है कि यूरोपियन राष्ट्रों ने इस क्षेत्र को खोजा, और यूरोपियन लोग जो है वो इस क्षेत्र में आकर बसे, और वहां पर अपने जो वहाँ के जो संसाधन थे, वहाँ के रिसोर्सेज था, उन रिसोर्सेज का यूज किया, और अपनी तकनीकी, वहाँ की रिसोर्सेज और उनकी तकनीकी दोनों ने मिलकर वहां पर उसको एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में अपना विश्व में स्थान, आज विश्व में एक महाशक्ति के रूप में, विश्व में एक बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर लगभग लगभग सभी महत्वपूर्ण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और वहां उसका डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से हुआ है। कारण क्या है कि यहाँ पर खनिज पदार्थ और शक्ति संसाधनों के विशाल भंडार है। देखिएगा यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, तथा साथ ही साथ आपको वहां पर पावर के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इस कारण वहां पर आप
खनिज पदार्थों को उपयोगी वस्तु में बदल सकते हैं, मशीनरीज का यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो बाहर से ही है, लेकिन मशीनों को बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, सामान को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो दोनों चाहिए, दोनों ही वहां पर मिल रहे हैं। तो हमने जिस प्रकार से आपको एक गूगल मैप बताया था कि अगर हम गूगल अर्थ के मैप को देखें तो यहाँ पर देखिएगा, लोहा तथा कोयला जहां कहीं पर भी मिलता है, वह उद्योग नो डाउट अच्छी तरीके से विकास करेगा। तो अगर हमने कहा कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये है अपरेशन माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर आपको कोयला मिलता है, यहाँ पर जो सुपीरियर जो झील का क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर आपको मिलता है, आयरन मिलता है। तो आयरन, लोहा, अब लोहे को गलाने के लिए आपको कोयला मिल रहा है, तो ये जो बीच का जो जितने भी जो लेक के, अब दूसरी बात है कि झील जितनी भी है वो पानी अवेलेबल करवाती है। झीलों के माध्यम से सामान जो रहता है, क्योंकि लोहे के जो सामान होंगे वो भारी होंगे, तो उस भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल रही है। दूसरा, ये सारी की सारी जो जिले हैं, उसमें से अधिकांश जो जिले हैं वो नहरों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो 5 जिले, पांचों जिले एक साथ अंगुलियों के आकार की झीलें, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो इसके पास में वॉशिंगटन, न्यू जर्सी, आप देख लिए हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, ये बड़े-बड़े से शहर यहाँ पर स्थापित है। क्योंकि यहाँ पर ये कोस्टल जो एरिया है, वो भी यहाँ पर आपके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो कोस्टल एरिया भी है, सामान का निर्यात करने के लिए। विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्तम जो मार्ग है, वो यही मार्ग है, नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि यहाँ से अमेरिका से यूरोप की तरफ जाने वाले सारे जहाज यहीं से गुजरते हैं। और जो विश्व की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या को जमावड़ा, या फिर जो मेगालोपोलिस जो मिलेंगे, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोजगार मिलता है, यहाँ पर लोगों को विभिन्न प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सभी सेवाएं यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होती है। तो यही कारण है कि ये क्षेत्र है काफी विकसित है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति संसाधनों के विशाल भंडार है, और उनके निकालने के लिए या उसके निकालने के आधार पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास किया गया है। यानी यहाँ पर तरह तरह के इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक नवीन बसा वाला भूभाग है। मैंने कहा इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। तो जो पिछले 200 वर्षों में यूरोपियन, विशेषतः जो अंग्रेज जो है, इंग्लैंड के जो निवासी है, उनके द्वारा ये बसा हुआ। अमेरिका में जितनी भी जो जनसंख्या रहती है, उसमें अधिकांश जो है यूरोपियन अंग्रेज वहां पर निवास करते हैं। तो यूरोप से जो माइग्रेशन हुआ, जन प्रवास, यानी जो माइग्रेशन हुआ, यूरोपियन माइग्रेशन के साथ साथ ही यूरोप में विकसित, यूरोप में जो वैज्ञानिक ज्ञान, यानी जो उनकी साइंटिफिक नॉलेज था, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, और उसके पास जो पूंजी थी, उसके पास जो कैपिटल था, उसका भी यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है। यानी यूरोपियन लोग न केवल अकेले गए, वहां से अपना वैज्ञानिक ज्ञान भी लेके गए, टेक्नोलॉजी भी लेके गए, और वहां पर पैसे भी लेके गए, और उसी के आधार पर वहां पर मिलते थे रिसोर्सेज, वहां पर थे जल की सुविधा। तो उन रिसोर्सेज और उस जल का उपयोग करते हुए, खनिज पदार्थों का प्रयोग करते हुए, वहां पर एनर्जी के रिसोर्सेज जो थे उनका प्रयोग करते हुए, उन्होंने वहां पर इंडस्ट्री को डेवलप किया। यही कारण भारत के संदर्भ में यूरोप वासी ने यही किया है। यूरोप वासियों ने अपने ज्ञान के बल पर, वो खुद काम नहीं करते थे, उनका दिमाग खूब चलता है, लेकिन काम वो दूसरों से करवाते हैं। उपनिवेश की जो प्रथा चली, वो यही इसी कारण से चली। तो इन्होंने, यूरोपियन देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, जहां कहीं पर भी लगा कि यहाँ पर लोहा मिलता है, चलो वहां पर लोहे की इंडस्ट्री लगाते हैं। यहाँ पर कोयला अच्छा होगा, तो वहां पर हम कोयला निकालेंगे। यहाँ पर चाय के बागान लगाए जा सकते हैं, केले लगाए जा सकते हैं, तो वो बागान लगाए, तो वहां से उस केलों का, उस सूत के कपड़ों का, उस लोहे का जैसा भी उपयोग बनता था, वो करते गए और अपने आप को डेवलप करते गए। तभी तो हम कहते हैं कि विदेश बहुत बड़े, बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो पैसा कहाँ से आए? वो इसी प्रकार से उनके दिमाग से उन्होंने अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके गए। तो नॉर्थ अमेरिका में न केवल यूरोप के लोग गए, बल्कि उनके साथ-साथ उनका ज्ञान, उनका पूंजी भी उसके साथ-साथ वहाँ पर पहुँचा। तो जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जितने भी जो उपलब्ध जो बड़ी-बड़ी सी जो भूमियाँ थी, वहाँ पर
उन्नत तरीके से कृषि की जाने लगी कि यानी आप परंपरागत तरीके से हल के माध्यम से कब, क्योंकि वहां पर पहले रेड इंडियंस रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, तकनीकी और शिक्षा का वहां पर बिल्कुल भी नामो निशान तक नहीं था। तो यूरोपियन लोग गए, वहां पर तकनीकी का प्रयोग किया और वहां पर उन्नत ढंग से सबसे पहले उन्होंने कृषि कार्य को प्रारंभ किया और धीरे धीरे वहां पर जितने भी जो खनिज पदार्थ भंडार पाए जाते हैं उनको तेज गति से उसका खनन करना शुरू किए, वहां पर नए नए उद्योग धंधों को स्थापित किया और यही स्थिति रही कि वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और विकसित राष्ट्र है। क्योंकि लोग जब उद्योग बढ़ेंगे तो लोगों का जमावड़ा बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलेगा, लोग आते जाते रहे हैं, तो वहां पर लोगों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, उनके लिए चिकित्सा की सुविधा है, उनके लिए रेस्टोरेंट्स, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स, हर प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और लेटेस्ट टू लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहां पर अवेलेबल रहती है। मशीनरी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहां पर लोग उसके उपभोग करने वाले हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से इसको विकसित और अग्रणीय राष्ट्र बनाने में यूरोपवासियों का इस प्रकार से योगदान रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत तथा औद्योगिक खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड इत्यादि के प्रचार प्रचुर भंडार है। इसके साथ अपलेशियन पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रपात रेखा के सारे अनेक जल विद्युत के केंद्र स्थापित है। अब अपलेशियन की बात करते हैं, अपलेशियन में दो चीजें देखने को, अब प्रपात रेखा किस प्रकार से है, प्रपात रेखा को हम इस प्रकार से समझते हैं, देखिएगा ये है हमारा अपलेशियन, ठीक है। अब अपलेशियन जो पर्वत है, उस अपलेशियन पर्वत पर या उसको संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती है। अब किसी उद्योग को हमें लगाना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के रूप में हमें क्या-क्या मिल रहा है, वहां पर लोहा मिल रहा है आसानी से, वहां पर कोयला भी मिल रहा है आसानी से, फिर हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या है कि लाइन से प्रपात रेखा यानी कई वाटरफॉल्स को मिलाने वाली रेखा, यानी इसी लाइन पर यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली, तो यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, यहाँ पर भी एक वाटरफॉल है, यहाँ पर भी वाटरफॉल है, यहाँ पर भी वाटरफॉल है, तो लाइन से बहुत सारे वाटरफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जहां पर वाटरफॉल होंगे तो उसके ठीक नीचे की तरफ आप क्या लगाओगे, एक डायनामो लगाओगे और डायनामो में बड़े-बड़े से टरबाइन को घुमाकर आप वहां से क्या बनाओगे, वहां से बनाओगे बिजली, और उस बिजली को आप कहाँ पर पहुंचाओगे, सीधा का सीधा फैक्ट्री तक पहुंचाओगे। तो फैक्ट्री में बिजली कहाँ से आ गई, इस प्रपात रेखा से, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए कोयला, तो कोयला भी तो फैक्ट्री तक जहां पर है वहां पर आपको कोयला भी मिल रहा है, कहां से, अपलेशन से। फिर आपको रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, आयरन चाहिए, आयरन भी आपको वहां पर आसानी से मिल रहा है। तो आपके पास लोहा है, आपके पास बिजली है, आपके पास कोयला है और आपके पास ज्ञान है, पूंजी है, तकनीकी है, तो आप वहां पर उद्योग धंधों का विकास आसानी से कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र में ऐसी फेवरेबल कंडीशंस रही जिसके माध्यम से यहाँ पर उद्योग धंधों का बहुत अधिक विकास हुआ। तो औद्योगिक खनिजों की उपलब्धता, शक्ति के साधनों के पर्याप्त विकास, तकनीकी उन्नति, कुशल प्रशिक्षित श्रमिकों की उपस्थिति और जेब में पैसा, उसी के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी भाग है विश्व की प्रमुख औद्योगिक पेटी बन गया। विश्व की सबसे प्रमुख औद्योगिक पेटी के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी फेवरेबल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इस औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करें तो ये औद्योगिक प्रदेश है मिसिसिपी और मिसौरी नदी से लेकर पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट तक विस्तृत है। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी को हम यहाँ पर लोकेट करते हैं, मिसिसिपी ये रहा, मिसिसिपी ये रहा, ठीक है, ये है मिसिसिपी। तो मिसिसिपी मिसौरी यहाँ पर एक दो नदियां दोनों साथ साथ बहती है, इसी मिसिसिपी के अंतर्गत आपको मिल जाएगी नदी को, जब हम ज्यादा जूम करेंगे तब मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्षेत्र की बात करते हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर अगर हम इसको लोकेट करें तो यहाँ से लगाकर पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और यही कारण है
कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये पूर्वी भाग है, ये काफ़ी विकसित है। बड़े-बड़े से जितने भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो शहर है, वो इसी क्षेत्र में आपको स्थित देखने को मिलेंगे। चाहे टेनेसी हो, कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी, लुसियाना, येरा मिसूरी मिसौरी और मिसिसिपी। यहाँ पर एक नदी बहती है, ठीक है? इलिनॉइस, इंडियाना, जितने भी बड़े-बड़े क्षेत्र न्यू जर्सी, वाशिंगटन, सारे के सारे आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। तो अटलांटिक महासागर के तट तक विस्तृत है। इस औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात का कारखाना है, सूती वस्त्र बनाने के कारखाना। देखो, लौह इस्पात कारखाने को तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोयला और लोहा दोनों मिलते हैं। सूती वस्त्र का उत्पादन क्या हुआ कि अगर हम इसके एग्रीकल्चर बेल्ट की बात करें, जैसे कि हम यूएसए के हम एग्रीकल्चर बेल्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको अलग प्रकार के या जितने भी जो एग्रीकल्चर बेल्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एग्रीकल्चर का डेवलप कहाँ होता है? तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो बेल्ट है, वो कहाँ पर डेवलप होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में डेवलप होता है, बड़ा करता है, देखिएगा। देखिए, एग्रीकल्चर बेल्ट की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर जो बेल्ट है, वो कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत देखिएगा, ये तो है हमारी सुपीरियर, ठीक है? ये है मिशिगन, ये है ह्यूरन और ये है इरी और ये जो है, ये है हमारा ओंटारियो। महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा है कॉर्न बेल्ट, यानी ये जो हिस्सा है, यहाँ पर मक्की उगाई जाती है। और मक्की क्यों उगाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर इस झील को जो मिशिगन झील है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर शिकागो, शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है और मांस की मंडी में सुअर का मांस और सुअर को मोटा ताजा बनाने के लिए हम क्या खिलाते हैं उसको? खिलाते हैं मक्का। मक्का की पेटी यहाँ पर स्थित है। मक्के के ठीक नीचे यहाँ पर आपको गेहूँ का बेल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गेहूँ का बेल्ट, अब गेहूँ का बेल्ट यहाँ पर क्यों है? क्योंकि महान झील क्षेत्र या फिर जो ये पर यहाँ पर प्रेरीज है, प्रेरीज घास के मैदान, ठीक है? तो लंबे-लंबे से विस्तृत मैदान है जहाँ पर उन्नत तरीके से गेहूँ की कृषि की जाती है। उसके ठीक नीचे ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा कॉर्न बेल्ट है। यहाँ पर सॉरी कॉटन बेल्ट है। तो कॉटन बेल्ट में यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जितना भी जो कपास है वो यहाँ पर उत्पादित होता है, ठीक है? तो इसके अलावा यहाँ पर समशीतोष्ण प्रकार के जो आपके गेहूँ का शीतोष्ण यानी जो बसंतकालीन गेहूँ और शीतकालीन गेहूँ 2 प्रकार के हैं। तो बसंतकालीन गेहूँ तो यहाँ पर, शीतकालीन गेहूँ यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर कॉर्न बेल्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि महान झील जो क्षेत्र है, उसके आस-पास के क्षेत्र में एग्रीकल्चर जो बेल्ट है वो भी डेवलप हुआ है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमें क्या चाहिए? कॉटन चाहिए, तो कॉटन वहाँ पर मिलता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए हमें भेड़ पालन, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम सिंथेटिक वस्त्र की बात करते हैं। सिंथेटिक वस्त्र क्यों प्रचलन में आए? सिंथेटिक वस्त्र इस प्रकार से प्रचलन में आए क्योंकि जो सूती वस्त्र थे, वे वस्त्र महँगे होते हैं, बल्कि जो सिंथेटिक वस्त्र होते हैं, उन्हें बनाने के लिए रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। सिंथेटिक वस्त्र लंबे चलते हैं, रेयॉन का हो, पॉलिएस्टर हो, चाहे अन्य अलग प्रकार के जितने भी जो सिंथेटिक जो वस्त्र हैं, वो लंबे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मोटर गाड़ी बनाने के कारखाना, तो यहाँ पर एक डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट का नाम सुनेंगे, तो विश्व के सबसे ज़्यादा फोर्ड मोटर आपने देखा एफ-ओ-आर-डी फोर्ड, फोर्ड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर बनती है। क्यों? कि मोटर गाड़ी को बनाने के लिए हमें लोहा चाहिए, लोहे के पत्रे चाहिए और सारा का सारा लोहा वहाँ पर स्टील बनाने के कारखाने वहीं पर आपके स्थापित है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आसानी से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है और जहाँ पर रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल रहा है, तो वहाँ पर आप आसानी से अपने विभिन्न उद्योगों को वहाँ पर विकसित कर सकते हैं। तो यही कुछ कारण है कि यहाँ पर आपको आपके जो फ़ेवरेबल जो कंडीशंस है वो आपको देखने को मिलती हैं और यही कारण है कि इस जगह पर, इस बेल्ट में आपको अलग-अलग प्रकार के फिर है वायुयान बनाने का कारखाना, मशीनरी सारी आपके लोहे से बनती है।
रिफाइनरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, रासायनिक उद्योग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक उद्योग दूसरे उद्योग के लिए सहायक उद्योग के रूप में यहाँ पर पहचान रखता है। यानी आपको रसायनों की आवश्यकता होगी, तो रसायनों के उपयोग की आवश्यकता कहाँ पर होगी? सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत होगी, लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत होगी। रसायनों का उपयोग सिंथेटिक वस्त्र में भी किया जाएगा। लोहे का जो उपयोग है किसमें किया जाएगा? वायुयान निर्माण में किया जाएगा। लोहे का उपयोग मोटर गाड़ी बनाने में किया जाएगा। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड या एक दूसरे से जुड़े हुए जितने भी जो उद्योग है वो यहाँ पर स्थापित किए गए, जो विश्व में अग्रणीय है। यानी यहाँ पर उच्च क्वालिटी के यहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए। संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 3/4 जनसंख्या, लगभग 75 जनसंख्या यहाँ पर रहती है, और इस जनसंख्या का 90% जो भाग है वो नगरीय केंद्रों में निवास करता है। यानी इस क्षेत्र की अगर बात करें, इस पूरे क्षेत्रों में आपको गांव देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर जो जनसंख्या है वो पूरा का पूरा जो है शहर में, छोटे से छोटे, जैसे कि हम यहाँ पर केंटुकी पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो केंटुकी के में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि केंटुकी भी जो है छोटा सा गांव ना होकर एक बहुत बड़ा शहर है। बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, और वहां पर आप देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से पूरा का पूरा शहर यहाँ पर बसाए गए। तो ये देखिए, तो हम कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हर एक छोटा जो शहर है या फिर जो क्षेत्र है वो आपको चारों तरफ से देख लीजिए, ये यहाँ पर अमेरिकन बिल्डिंग बिल्डिंग, ठीक है, सारे बिल्डिंग का रंग देख लीजिए, आपको एक ही प्रकार का देखने को मिलेगा। कुछ ज्यादा पास में पहुंच गए, ये स्ट्रीट व्यू, सामने से ये बिल्डिंग ऐसी नजर आती है। इस रोड चलना है, तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ टेक्नोलॉजी, और दूसरा कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे, पैसे है जेब में तो आप हर प्रकार से किसी चीज को थोड़ा सा बहुत संभव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक पैटी में विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक सभी प्रकार के तत्व सुलभ है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? विनिर्माण। विनिर्माण का अर्थ क्या होता है कि आपने लकड़ी ली और लकड़ी से आप क्या क्या बना सकते हो? लकड़ी से आप वो लकड़ी का बुरादा बना सकते हो, लकड़ी के आप टेबल फर्नीचर बना सकते हो, लकड़ी के आप जहाज बना सकते हो, लकड़ी के आप खिलौने बना सकते हो, लकड़ी के कह सकते हैं अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हो। तो आपने एक रॉ मटेरियल जो लकड़ी था, उस लकड़ी का आपने एक उपयोगी वस्तु के अंदर बांट दिया, बना दिया। तो वो जो बनाने का जो कार्य है वो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से लकड़ी आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत उसका मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जितने भी जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। यद्यपि कुछ कच्चे माल विदेशों से भी आयात किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी सामान इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो आवश्यक है सारे के सारे यहाँ पर मिलते हैं। कुछ माल विदेशों से भी मंगाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है तो वो कहते हैं कि मुझे किसी का लेना देना नहीं है। कुछ अपवाद हो सकता है कि जो कोरिया कहता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो बात अलग है। बाकी हर एक देश को, हम भारत पाकिस्तान से कुछ चीजों को आयात करते हैं, हम चीन से भी कुछ आयात करते हैं, साथ ही साथ हम उन्हें कुछ चीजों का निर्यात भी करते हैं। तो कुछ पार्ट्स, कुछ चीजें आयात भी की जाती हैं। यहाँ के कारखानों में अधिक श्रृंखलाबद्धता पाई जाती है। श्रृंखलाबद्धता का अर्थ होता है कि यहाँ पर एक कारखाना, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि हमने कृषि केंद्र से गेहूं लाया, तो यहाँ पर आपको पहला जो उद्योग मिलेगा उस गेहूं को पीसने का मिलेगा। दूसरा जो उद्योग मिलेगा उसमें आटे से कह सकते हैं कि बिस्किट बनाए जाते हैं। तीसरा जो उद्योग रहेगा उसको बिस्किट को बेचने का काम किया जाता है। चौथा उद्योग वहां पर हो सकता है कि आपको ब्रेड का मिले। तो एक ही प्रकार के उद्योग या एक दूसरे से जुड़े हुए उद्योग जो है आपको वहां पर लाइन टू लाइन देखने को मिल जाते हैं। ऐसी विशेषता हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो यही कुछ विशेषताएं होती है जो
संयुक्त राज्य अमेरिका के इस क्षेत्र को अनुपम बनाती है, दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों के समीप छोटे-छोटे से औद्योगिक केंद्र भी यहाँ पर विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बड़े उद्योग है, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग सब मिलकर एक ही काम प्रोडक्शन, 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 तो प्रोडक्शन करते जाते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बिखरे हुए भूभाग पर विस्तीर्ण यानी स्कैटर्ड बिखरे हुए भूभाग पर विशाल औद्योगिक भूदृश्य न दिखाई देता है। यानी अगर हम देखें काफी ऊंचाई से सैटेलाइट से देखें तो अगर हमें देखें तो हम पाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो काफी विकसित क्षेत्र है, जहां पर बहुत सारे उद्योग धंधे और बहुत सारे केंद्र वहां पर विकसित हैं। ये छोटा सा शहर जो केंटुकी आप देखिए अच्छी तरीके से विकसित पूरा का पूरा क्षेत्र, मकानों के बीच में गैप, यहाँ पर आपको टेनिस के कोर्ट, स्टेडियम्स, अलग-अलग प्रकार के। तो ये जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, इस क्षेत्रों में हमें आसानी से देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये तो था केंटुकी। ऐसे वैसे देखिए छोटा-छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ पर देख लीजिए। ये वर्सेटाइल्स है, तो वर्सेटाइल्स का भी यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े उद्योगों के साथ छोटे-छोटे से उद्योग आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं प्रमुख औद्योगिक पेटी के बाहर, जो महान झील की औद्योगिक पेटी है उसके बाहर पश्चिम की तरफ जाते हैं, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के। तो वहां पर मैक्सिको की खाड़ी के पास भूभाग पर कुछ उद्योग धंधों का विकास पाया जाता है। यानी इस क्षेत्र के अलावा भी कुछ जो क्षेत्र है आपको मैक्सिको के आसपास भी देखने को मिलते हैं। यानी ये तो बेल्ट है ही है, ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये जो बेल्ट है ये तो विकसित है ही है, जहाँ पर अच्छी तरीके से विकास हुआ है। इसके अलावा भी हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो ये मेक्सिको के आसपास ये जो कंसास का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत उद्योग देखने को मिल सकता है या फिर औद्योगिक जो क्षेत्र है जैसे टेक्सास है, तो टेक्सास और डलास जो है, ऑस्टिन है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मेरे भी कुछ मिलने वाले रहते हैं। तो ये डलास और ह्यूस्टन जो टेक्सास का है, हमारे काफ़ी यहाँ के मारवाड़ के जो लोग हैं, वो ह्यूस्टन में रहते हैं। ह्यूस्टन और डलास में यहाँ पर भी काफ़ी यह है अमेरिका है, तो डलास, ऑस्टिन और ह्यूस्टन ये आपके टेक्सास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी उद्योग धंधों का बराबर मात्रा में विकास हुआ है, उतना नहीं हुआ है जैसा कि महान झील क्षेत्र के अंतर्गत वो है। तो महान झील क्षेत्र के जो जितने भी जो औद्योगिक प्रदेश है, उसको हम इन भागों में डिवाइड करेंगे। न्यू इंग्लैंड का औद्योगिक प्रदेश, मध्य अटलांटिक का औद्योगिक प्रदेश, पिट्सबर्ग क्लीवलैंड का औद्योगिक प्रदेश, मिशिगन झील का औद्योगिक प्रदेश, डेट्रॉइट का औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी अपलेशियन का औद्योगिक प्रदेश और खाड़ी तटीय औद्योगिक प्रदेश। इसमें से जो महान जो झील क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में ये 6 आ जाते हैं। बाकी का जो खाड़ी तटीय है इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, हमारे कोर्स में तो नहीं है लेकिन हम पढ़ लेंगे। फिर मध्य पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश और पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन करके हम सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि न्यू इंग्लैंड का औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है। न्यू इंग्लैंड यानी हम सबसे पहले ऊपर की तरफ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो कोना है, इस कोने की बात। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर ये पूरा झील क्षेत्र जो अलग-अलग तरीका है, उसको हम अलग-अलग भागों में डिवाइड करते हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इसको मैं कल ही स्टार्ट करता हूँ। अभी तक